एल नीनो आ रही है और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने वाली है हमारे नॉर्थ में। तो क्लाइमेट मॉडल्स ये बताते हैं कि लानीना कंडीशन ब्रिंग्स रेन्स, यानी इक्वेटर के करीब जो पैसिफिक ओशन के अंदर रूनुमा होने वाली चेंजेस को हम एल नीनो लानीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। सर्दियों के मौसम में जो बारिशें हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है। लानीना इसमें ये करता है रोल, मतलब मॉइस्चर को एक्सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्लाइमेट वॉइस की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहूँगी। इसमें भी हम बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि लानीनो आ रही है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत ठंड होगी, पूरा पाकिस्तान जम जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? आज हम ये डिस्कस करेंगे। तैयब शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एल नीनो क्या होता है, लानीनो क्या होता है, इनफैक्ट एनसो क्या होता है, और एनसो के नीचे जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो खुश आमदीद क्लाइमेट वॉइस में। हमारा अपना सीरीज़ है ये, जिसमें हम क्लाइमेट के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सो मेरा आज का सवाल मैं ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को बता चुकी हूँ, एनसो क्या है? ठीक है, एनसो इज़ अ टर्म नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है इक्वेटेरियल पैसिफिक ओशन की एनॉमलीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिंस वी नो कि जो पैसिफिक ओशन है, जिसको बहीरा काहिल कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर कंटेंट रखता है। यानी इट इज़ द बिगेस्ट वाटर मास और दी बाय वॉल्यूम एंड एज वेल एज बाय द एरिया एज वेल। यानी दुनिया की सबसे बड़ा ओशन और सबसे ज़्यादा अपने अंदर समाने वाला पानी वो बहीरा काहिल या पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन या बहीरा काहिल में रूनुमा होने वाली कोई भी हरारत या शरारत, जिसको मैं कहूँगा, सर्कुलेशन पैटर्न्स, ओशियानिक सर्कुलेशन पैटर्न्स, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल करती है दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। यानी व्हाट इज़ हैपनिंग इन डिफरेंट रीजन्स एंड पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ the possible climate of the coming months and even the year। यानी कि अगर आपको एक टेलीस्कोप मिल जाए और उस टेलीस्कोप में मैं देखना चाहूँ कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक वेरिएबल is to understand what is about to happen within Pacific Ocean। पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सी डिफरेंट सर्कुलेशन पैटर्न्स जनरेट होती हैं। ठीक है। अल्लाह का एक निज़ाम है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होगा। यानी कि अगर बहीरा काहिल का एक पार्ट जहाँ पे टेम्परेचर किसी वजह से, वजह भी इसमें बड़ी मल्टीपल क्लाइमेटिक वजूहात होती हैं, वो गर्म हो जाए, तो वहाँ पे एक लो प्रेशर। आपको ये बात याद रखें कि गर्म चीज़ कम डेंस होती है। जो चीज़ गर्म हो जाए तो उसकी जिस तरह आप भाप ऊपर की तरफ उड़ती है। इसलिए जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, हवा भारी होती है और वो नीचे आती है। गर्म चीज़ जहाँ पे भी होगी उधर एक लोकल लो प्रेशर बनेगा। ठीक है। यानी वो हवा में डेंसिटी या हल्की हो जाएगी। अब उस लो प्रेशर या उस जो वॉइड बन गया है, जो वैक्यूम बन गया, उसको भरने के लिए एक तेज़ प्रेशर वाली हवा उसको भरने की कोशिश करेगी। यानी कोई सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप। जो हवाएं समंदर के आसपास चल रही होती हैं, व्यूअर्स के लिए आसान कर देते हैं इसको, वो हवाएं एक सर्कुलेशन पैटर्न में चल रही होती हैं, नॉर्मली मूव कर रही होती हैं, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो मूव कर रही होती हैं। सो वो हवाएं जैसे ही हवा भारी होने के बाद, हल्की होने के बाद आसमान की तरफ जाती है बादलों की शक्ल में, तो दूसरी हवा उसको फिल करने के लिए आ जाती है। वेरी नाइस। यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है एल नीनो लानीनो सदर्न ऑसिलेशन का। होता ये है, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे भी हवा भारी, जो एरिया, लोकल एरिया जहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पे एक लोकल लो प्रेशर जनरेट होगा और उसको भरने के लिए एक हवा चलेगी
जो कि नॉर्मली चल रही होती है ट्रेड विंड्स, अभी मैं बताता हूँ कि होता क्या है। अभी जिस तरह की कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट टेम्परेचर, कि अगर पैसिफिक ओशन के डिफरेंट सेक्शंस, चाहे मैं कहूँ ईस्ट पैसिफिक ओशन और वेस्ट पैसिफिक ओशन के सी सरफेस टेम्परेचर में क्या डिफरेंस जनरेट हुआ है, और उस डिफरेंस जनरेट होने की वजह से जो विंड्स चलती हैं उनमें क्या चेंजेस आई हैं। अभी एल नीनो ला नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी पैसिफिक ओशन में रोनुमा होने वाली ये डिफरेंट सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं। ये एक ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन का मतलब ये है कि ये एक साइक्लिकल बिहेवियर है, ये बार बार रिपीट होता है। और क्लाइमेट साइंस ये बताती है 2 से 7 साल इसका एक सर्कुलैरिटी का टाइम इंटरवल है। हर 2 से 7 साल के अंदर एल नीनो ला नीनो अपने फेजेस चेंज करता है। या एल नीनो हो जाता है या वो ला नीनो हो जाता है, इसका मिड का सफर होता है एंजो न्यूट्रल। तो इसीलिए एंजो का वर्ड मतलब है एल नीनो ला नीना सदर्न ऑसिलेशन। अब सदर्न ऑसिलेशन बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पैसिफिक ओशन, बहुत बड़ा है, इसमें नॉर्थ पैसिफिक ओशन भी है, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन भी है और साउथ पैसिफिक ओशन भी है। नॉर्मली जो हम एंजो पढ़ते हैं एल नीनो ला नीनो, तो ये इक्वेटोरियल या सेंट्रल पैसिफिक ओशन की बात की जा रही होती है, या मोर प्रिसाइजली इट इज़ द इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटर के करीब जो पैसिफिक ओशन के अंदर रूनुमा होने वाली चेंजेस को हम एल नीनो ला नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। जबकि सदर्न ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादातर साउथ पैसिफिक ओशन से लिंक्ड है। इट इज़ अ पार्ट विच इज़ मोर टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल ब्रांच ऑफ द सदर्न ऑसिलेशन, इसलिए उसको हम एल नीनो ला नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। अब होता क्या है, एल नीनो ला नीना है क्या, और न्यूज़ में जो आ रहा है कि ला नीना आने वाला है, जिसकी वजह से आ रही है तो उससे शायद ठंड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। नॉर्मली ये याद रखें कि ये दोनों वर्ड्स एल नीनो और ला नीना, ये दोनों लेटिन वर्ड्स हैं। ये लेटिन अमेरिका, आपको पता है कि साउथ अमेरिका का अगर हम रीजन ले लें, चिली, इक्वेडोर, पीरू, ये वो रीजन है जो कि बेसिकली वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है। यानी जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पीरू, चिली एंड इक्वेडोर, यहाँ पे नॉर्मली टच करता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी साहिल ऑफ पीरू या कोस्ट लाइन ऑफ चिली एंड ऑल्सो कोस्ट लाइन ऑफ इक्वेडोर पे कोई शख्सियत बैठी हुई है और वो नोट कर रही है। लड़का अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ओके। एल नीनो एंड ला नीना, ये 2 स्पेनिश लेटिन अमेरिका के वर्ड्स हैं। एंड एल नीनो मीन्स यंग बॉय, यानी एक यंग लड़का, and La Nina is a young girl, यानी there is something linked with the behavior जो कि लड़की और लड़के की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको उनकी खासियतों से मैं आपको रिलेट करूँगा, कभी भी इस पे नहीं आपको मतलब लाइक इट वुड बिकम वेरी क्लियर। नॉर्मली ला नीना होता ऐसे है कि अगर वेस्ट कोस्ट पे यानी पीरू या वेनेजुएला या चिली पे बैठी हुई एक लड़की समुंदर जो पैसिफिक ओशन में हाथ डालती है, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की तरफ, और उसको कुछ हवा में ज़्यादा गर्मी या सी सरफेस में ज़्यादा टेम्परेचर हरारत नज़र नहीं आती। उस हवा, उस समुंदर को आराम से वो हाथ हिला रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग। द रीज़न इज़ दैट वो आराम से स्काई को देखेगी, स्काई बिल्कुल क्लियर ब्लू, डीप ब्लू कलर ऑफ स्काई को वो एंजॉय कर रही है। रात को सितारे नज़र आ रहे हैं और वो ला नीना बैठ के देख रही है और घर वालों को बता रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आज खुला आसमान है, बारिश के कोई चांसेस नहीं हैं, बादल बनने के कोई दूर दूर कोई अंदेशा नहीं है, बिल्कुल हवा साफ़ है, समुंदर में कोई ऐसी हरारत नहीं है जिससे वो कोई मौसमियाती शरारत कर सके। और वो लड़की साहिल समुंदर पे आराम से बैठी एंजॉय कर रही है, यानी बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। साउथ अमेरिका बारिश नहीं होने तो ला नीना, साउथ अमेरिका, a female La Nina is enjoying the west coast of the Peru, Venezuela, because stable environment है, बिल्कुल कोई बारिश के चांसेस नहीं है। ये एलिनो हमारे अरेबियन सी में, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी याद रखें, जब
लानीना एक स्पेनिश लड़की बैठ के एंजॉय कर रही है, तो दूर बैठे जो समुंदर का, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का दूसरा किनारा है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक जगह है, मतलब लाइक वेस्ट कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में यू नो वी हैव द कोरल सी, लेट्स से कि पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में बात कुछ अलग सी हो रही है। लानीना उधर बैठ के एंजॉय कर रही है, कोई खुश्की हुई है, कोई लो प्रेशर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा नहीं है, तो हवा ने मॉइस्चर या हल्की होके ऊपर नहीं उठी, ना बादल बनाए, तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर बन गया है। हाई प्रेशर का मतलब है कि वहाँ पे जब कभी भी हवा ने लेस डेंस नहीं हुई तो हाई प्रेशर बनता है। हवा अगर लेस डेंस हो जाए, हल्की हो जाए, तो वो लो प्रेशर बनाती है। जैसे मैंने पहले कहा, अभी दूर बैठे दूसरे किनारे पे क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कोरल सी के पास एक शख्स है जो कि सुने तो सी सरफेस पे हाथ लगाता है और उसको वहाँ के टेम्परेचर में गर्मी महसूस होती है। लानीना ट्रिगर हो चुका है। लानीना का ये मतलब है कि वो लड़की जो कि पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट पे आराम से बैठी थी, और साउथ अमेरिका में जब बिल्कुल स्टेबल कंडीशन थी, तो ऑस्ट्रेलिया रीजन में शदीद बारिश का इम्कान था। रीज़न क्या था कि सी सरफेस टेम्परेचर नियर दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने की वजह से हवा हल्की होती है, मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठता है, बादल बनते हैं और बहुत बारिश होती है। यानी ऐसा मौसम है लानीना जो कि साउथ अमेरिका में तो ड्रायर कंडीशन लाता है, साउथ अमेरिका में बारिशों का कोई इम्कान नहीं लाता, तो दूसरी साइड पे ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बहुत बारिशें आती हैं। अब याद रखें, ये इतना बड़ा ओशन है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसी का इफ़ेक्ट ऊपर नॉर्थ पे चले जाएं थोड़ा सा, तो इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी होगा, वो साथ साथ मलेशिया और दी अदर जावा और सुमात्रा आइलैंड्स में भी होगा जी। इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट आगे जाते जाते ग्लोबल क्लाइमेट इफ़ेक्ट इवन इंडियन ओशन पे भी हो जाएगा। और इंडियन ओशन की मतलब कि एल नीनो अगर जहाँ पर तेज़ बारिशें ऑस्ट्रेलिया पे लाएगा, मलेशिया में, सिंगापुर पे, इंडोनेशिया में, ब्रुनाई दारुस्सलाम में लाएगा, वहाँ ही ये ज़्यादा बारिशें साउथ ऑफ द एशिया यानी साउथ एशियन रीजन्स पे लाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और साथ इंडिया भी शामिल है और अदर साउथ एशियन कंट्री। यानी लानीना के ट्रिगर होने का मतलब ये है कि मॉइस्चर का एक सपोर्ट है जो कि फ्रॉम द पैसिफिक ओशन आपकी मॉइस्चर का एक्सपोर्ट टूवर्ड्स दी पाकिस्तान, साउथ एशिया रीजन एंड ऑल्सो टूवर्ड्स मोस्ट ऑफ द ईस्ट पैसिफिक, जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, वहाँ पे लाएगा। इसका अब सादे से अल्फाज में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताइए कि ये जो बात कही जा रही है कि एल नीनो आ रही है और बहुत ठंड पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने वाली है हमारे नॉर्थ में, तो क्या ऐसा ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस सिंस ये प्रोजेक्शन है अभी कि नवंबर दिसंबर में लानीना इवॉल्विंग लानीना कंडीशंस डेवलप होंगी। क्लाइमेट मॉडल्स ये बताते हैं कि लानीना कंडीशन ब्रिंग्स रेन्स, ठीक है, समर रेन्स प्रेफरेबली ज़्यादा होती हैं। लानीना के कोई टेली क्लाइमेटिक कनेक्शंस भी हैं। लानीना का सबसे बड़ा टेली क्लाइमेटिक कनेक्शन ये है कि लानीना हैज़ अ लिंक विद द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक ऐसी तेज़ चलने वाली हवा है जो कि आपकी अपर एटमॉस्फेयर में बैठी हुई होती है, तकरीबन आप समझें कि 8 से 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, और ये इतनी तेज़ हवा होती है जो कि जेट स्ट्रीम, जिसकी वजह से जो मेडिटेरेनियन सी है या कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, एल्बोरॉन एंड नंबर ऑफ़ अदर सीज, यहाँ का मॉइस्चर अगर उठता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मगरबी हवाएं ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पे बैठ जाती हैं, और बैठने की वजह से वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम
कि आते आते वो जो एक जेट स्ट्रीम है वो उन बादलों को ताकत से आगे लाता है, सपोर्ट करता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मगरबी हवाएं आते आते पाकिस्तान के नॉर्थ पे पहुंचती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ रीजन पे ज़्यादा बारिशें, बर्फ़बारी होती है, साथ ही नदरन पार्ट ऑफ पाकिस्तान और कुछ रीजन्स में बारिशें और बर्फ़बारी होती है। ये बात बिल्कुल तय है कि सर्दियों के मौसम में जो बारिशें हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आती है। लानीना इसमें यह करता है रोल कि मॉइस्चर एक्सपोर्ट, मतलब मॉइस्चर को ये एक्सपोर्ट करता है अरेबियन सी से और पर्शियन गल्फ़ से, और ये वो बुखारात को शामिल करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर, जो कि एक हवा का कम दबाव जो कि मेडिटेरेनियन सी से आते हुए ईरान से गुज़रता है, अफ़गानिस्तान के बदख्शां और नूरिस्तान से रीजन से गुज़रते हुए पाकिस्तान में जब दाखिल होता है, ताजिकिस्तान से भी सफ़र करते हुए, इसमें लानीना एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आ जाओ मॉइस्चर फ्रॉम पर्शियन गल्फ़, आ जाओ मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी और कुछ इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की वो नमी जो कि मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया का रीजन और ये साथ, तो वो आगे एक्सपोर्ट करता है और इस हवा में शामिल होने की वजह से, मॉइस्चर फ्लक्स को बढ़ाने की वजह से सर्दियों में बारिशों के इम्कानात को ज़्यादा करता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो एक वायरल हो रही है वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वायरल हो रही है वीडियो, लानीना आने वाला है और बहुत ज़्यादा तबाही की सर्दी होगी। मैं हाथ जोड़कर उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह का वेदर पैटर्न, अल्लाह का बनाया हुआ वेदर पैटर्न इतना आसान नहीं है कि आप एक कंडीशन के ऊपर कह देंगे कि बस ये लानीना होने वाला है और तबाही की सर्दी पड़ने वाली है। खुदा का खौफ करें, वो जो कि मिस इंटरप्रिटेशन और गलत इन्फॉर्मेशन, अल्लाह का जो बनाया हुआ वेदर पैटर्न है ये बहुत कम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, जिसको हम ओशियानिक सर्कुलेशन पैटर्न्स और जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और जो आपके नॉर्थ में बड़ी हुई बर्फ़ पे हो रहा है, यानी क्रायोस्फीयर, यानी बर्फ़ में जो इंटरेक्शन सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं, और इसके साथ साथ जो बायोस्फीयर जो आपकी प्लांट्स एंड ऑल सारे ग्लेशिएटेड मास, यानी 5 डिफरेंट सिस्टम का इंटरेक्शन क्लाइमेट डेवलप करता है, जिसमें सिर्फ लानीना एल नीनो ही नहीं है, इसमें ओशियानिक सर्कुलेशन के साथ साथ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं, इसमें बायोस्फीयर की डायनामिक्स, यानी आपकी लैंड यूज़, लैंड कवर का पूरा एक डायनामिक्स, देन एंड ऑल्सो फ्लोरा एंड फौना, इंसान, हैवानात, दरख्त, ये सारी चीज़ें बायोस्फीयर बनाती है। लिथोस्फीयर, आपकी जो ज़मीन, लिथो जो आपकी ज़मीन है उसकी क्या डायनामिक्स हैं, यानी लैंड सरफेस टेम्परेचर क्या होने वाला है, दरख्त कितने, एवरीथिंग, लैंड, लिथोस्फीयर। इसके बाद क्रायोस्फीयर, आपकी बर्फ़ के ऊपर क्या हो रहा है, यानी सर्दियों की क्लाइमेट को समझने के लिए, गर्मियों के क्लाइमेट को समझने के लिए, ऑटम को समझने के लिए पूरी क्लाइमेट के मॉडल्स होते हैं, जो डायनामिक मॉडल्स भी होते हैं, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स भी होते हैं। इनके अंदर अराउंड मोर देन मल्टीपल जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ट्रिगर्स हैं, हम डिफाइन करते हैं, और इनका एक कम्प्लेक्स कियोटिक डायनामिक इंटरेक्शन होता है जो डिसाइड करता है होने क्या वाला है। अब मैं आपके सामने 15-20 नाम लूंगा उन लोगों को चुप कराने के लिए जो कि समझे कि अल्लाह का बना हुआ क्लाइमेट इतना आसान नहीं है कि जल्दी से हम लोगों को, मैं पहली बात ये बता दूं कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में मल्टीपल टाइम विंटर्स में लानीना हुआ है और हमारे विंटर ने अबव देन एवरेज टेम्परेचर दिया है, गर्मी दी है, ठीक है। मल्टीपल लास्ट ईयर में लानीना इवॉल्विंग था, कम बर्फ पड़ी है, इवॉल्विंग था ना, इवॉल्विंग था, अभी भी इवॉल्विंग है। और अगर पूरा लानीना मैच्योर भी हो जाए तो इट डजंट मेक अ क्राइटेरिया, ये डजंट मेक ऑफ, ये एक पूरा एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता कि लानीना। देखें साइबेरिया में चलने वाली ठंडी हवा, साइबेरियन हाई, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तान में ठंड लाना। साइबेरियन हाई का किसी ने कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया, या इसके साथ कि साइबेरियन हाई की क्या स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है, हाउ मच साइबेरियन हाई वुड गेट स्ट्रेंथन। और साइबेरियन हाई को कंट्रोल करने के लिए बर्फ़ पड़ी होती है मुख्तलिफ माउंटेन्स के ऊपर, जो सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया में और इवन साउथ एशियन के माउंटेन रेंजेस हैं, यानी हिंदू कुश हिमालय कराकोरम में मौजूद बर्फ़, या उसके ऊपर चाइना पे जो कनलन माउंटेन्स हैं, या उसके अलावा अल्ताई माउंटेन रेंज है, पामीर माउंटेन रेंज है, एंड स्टेनोफ एंड सयाम माउंटेन रेंज, वर्खोयानस्क माउंटेन रेंज, कोलाइमा माउंटेन रेंज, ये जो सारी साइबेरिया और इसमें ओरल माउंटेन रेंज, ये तमाम कोकेसस माउंटेन, इन तमाम पे पड़ी हुई मजमूई बर्फ़ कितनी है। ज़्यादा बर्फ़ होगी तो साइबेरियन हाई एक हवा का और
तेज दबाव बनेगा, कम टेम्परेचर होगा और वो ठंडी हवा को पाकिस्तान की तरफ सेंट्रल एशिया से लाएगा और शदीद तरीन ठंड होगी। दूसरा पैटर्न अभी सेकंड हम तो ये देख रहे हैं कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से साइबेरियन हाई कमजोर पड़ रहा है, आ ही नहीं रही है, कमजोर पड़ रहा है क्योंकि बर्फ की परसिस्टेंस, स्नो कवर रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं हिमालय पिघल रहा है और आपने साइबेरियन हाई भूल गए। जेट स्ट्रीम की पोजीशन क्या है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो कि मॉइस्चर लाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा ठंड लाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आएगी बारिश होने के फौरन बाद ठंड हो जाएगी। कुछ पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें हुई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से और पूरा मौसम एकदम चेंज हुआ है। सितंबर के एंड में ठंड एकदम, लोगों के एसी भी बंद हुए हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की स्ट्रेंथनिंग पे बनता है। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की एक होता है जिसको हम कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा मेरीडोनल हुआ है। मेरीडोनल का मतलब है कितना ज़्यादा विड्थ में बढ़ा है। विंड में अगर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बढ़े और तो इसका ये मतलब ये मेरीडोनल है, जोनल नहीं है। तो ये ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मॉइस्चर और लानीना से बनने वाला मॉइस्चर अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ का इसमें शामिल करेगा और बर्फ़ और बारिश ज़्यादा बरसाएगा। राइट नाउ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या स्ट्रेंथन हुआ है? क्या कोई एंटी साइक्लोन या हवा का कम दबाव ईरान के ऊपर तो नहीं बैठा हुआ? इस वक्त सी सरफेस टेम्परेचर एनॉमलीज क्या चल रही हैं? नदरन हेमिस्फेयर में टोटल बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है? या पोलर वर्टेक्स कोई श्रिंक या वीकन तो नहीं हुआ? याद रखें पोलर वर्टेक्स एक और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एक क्लाइमेटिक फैक्टर है। अगर वो वीकन हो जाए तो आर्कटिक की ठंडी हवाएं भी मिड लैटिट्यूड पे पहुंचते हुए पाकिस्तान के नॉर्थ पे पहुंच सकती है। एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वो कहते हैं वार्मिंग। अगर आपका जो ऊपर की हवा है एलोफ्ट विंड, स्ट्रेटोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर का अगला जो ऊपर, अगर ये गर्म हो जाए तो पोलर वर्टेक्स वीकन होता है और एक शदीद ठंडी हवा आपके पास पहुंचती है। ये यूरोप से आने वाली यूरोप की ठंडी हवा, यूरोप में कोल्ड वेव होती है। मुबारक हो, यूरोप में तो कोल्ड वेव आई नहीं है अभी। तो ये चीजें अभी आपको मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसने लानीना होने वाला है उससे पूछें पोलर वर्टेक्स क्या वीकन होने वाला है? ठीक है। क्या आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर की सडन वार्मिंग होने वाली है? क्या साइबेरियन हाई बहुत शदीद स्ट्रांग होने वाला है? क्या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रोमिनेंट होने वाली है? सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है क्या वो मेरीडोनल हो रही है, जोनल उसके अंदर फ्लक्स कम हो गया है? क्या मॉइस्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम दी जो लानीना की वजह से ज़्यादा होने वाला है? क्या इसके अलावा लैंड सरफेस टेम्परेचर का जो डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत स्टार्क डिफरेंस आने वाला है? इसके अलावा एक और है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर, लानीना एल नीनो पैसिफिक ओशन है ना, तो अटलांटिक ओशन के अंदर भी एक सर्कुलेशन होती है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन में भी कुछ नेगेटिव हो जाए, याद रखें नेगेटिव नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का मतलब है कि ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनेगी और ज़्यादा बारिशें पाकिस्तान और बर्फ़ पड़ेगी और ठंड भी होगी। तो क्या नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन को आप लोगों ने डिस्कस किया है कि एनएओ, जो कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना कि साइबेरियन हाई, तो इसी तरीके से आपके पोर्टुगाल के पास और जो आपका मोरक्को है इसके पास एक और हाई होता है, उसको हम एजोर्स हाई कहते हैं। एजोर्स हाई प्रोमिनेंट हो जाए तो हाई प्रेशर बनता है और वो धकेलता है हवा को मेडिटेरेनियन सी की तरफ से और एल्बुरान बेलियारिक सी की तरफ से टुवर्ड्स ईरान, और ईरान से तेज़ हवा पाकिस्तान की तरफ जब इंटर होती है तो वो बारिशें भी लाती है और ठंडी हवाएं भी लाती हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन की सर्कुलेशन पैटर्न क्या है? अटलांटिक ऑसिलेशन की इसके अलावा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं यार, और अटलांटिक ओशन के अंदर पूरी एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि गर्म हवा, गर्म पानी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से उठाता है और यूरोप तक पहुंचाता है। इसको हम एमॉक कहते हैं, अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अगर एमॉक तेज हो जाए तो यूरोप में ठंड नहीं होती, याद रखें, क्योंकि गर्म पानी मैक्सिको का उठेगा और सारा से सारा गर्म पानी मैक्सिको उठ के यूरोप के पास आएगा और यूरोप में गर्म नमी हवा चलेगी और यूरोप का टेम्परेचर टेम्परेट हो जाएगा। एमॉक अगर मैडम एमॉक अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अगर वीक हो जाए, कनाडा बर्फ़ से भर जाएगा, लेकिन यूरोप में भी ठंड की हद हो जाएगी। और क्या आप लोगों को पता है कि एमॉक वीकन हो रहा है या स्ट्रेंथन हो रहा है? सिमिलरली एंटार्क्टिक, जो कि दूसरा आपके साउथ पोल के ऊपर एक बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा एक आइस मैस है, उसके ऊपर भी एक सर्कुलेशन चलती है, ऐसे चलती है, जिसका नाम एक और है, जिसको एंटार्क्टिक सर्कमपोलर सर्कुलेशन कहा जाता है, ACC। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर सर्कुलेशन अगर सख्त तेज़ हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी हवाएं आएंगी ही नहीं। किसकी तरफ से?
अंटार्कटिका से। अगर ये वीकेंड हो जाए तो सारी ठंडी हवा ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ऊपर पाकिस्तान पे आएगी। खुदा का खौफ करें वेदर साइंटिस्ट जो एक लानीना को लेते हुए गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते जा रहे हैं। अल्लाह की बनाई हुई एक कम्प्लेक्स इंटरेक्शन को समझने के से कासिर हैं, तो अल्लाह का खौफ करें ऐसी। किसी एक पैरामीटर को लेकर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। इसी तरह एक फैक्टर को लेकर पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बर्फ़ पिघल जाएंगे, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बना रखा है, हमें इस निज़ाम को उस तरीके से समझना होगा ताकि हम बेहतर प्रोजेक्शंस कर सकें। मैं इस पे एक एडिशन करूंगा, बटरफ्लाई इफेक्ट। वेदर इज सो chaotic का मतलब है हल्के से इनिशियल वैल्यूज को चेंज करो, पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और किसी भी एक रीजन में आप ये वैल्यूज चेंज करते हैं बिल्कुल, तो पूरी दुनिया का इसी को कहा जाता है कि टेली क्लाइमेटिक इफेक्ट। रशिया में होने वाली बर्फ का इफेक्ट भी मुझ पे होगा, और रशिया में एक दरख्त के जलने का इफेक्ट भी होगा। तुर्किया में बहुत ज़्यादा लगी आग ईस्टर्न यूरोप में, बिल्कुल इसका इफेक्ट पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशों से हो गया। नासा की रिपोर्ट है 2010 का फ्लड इसलिए आया कि उस दिन उन साल में 2010 में रशिया में बहुत बड़ी जो उनकी ग्रास स्टेप लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा आग लगी, वाइल्ड फायर, और उसकी वजह से एरोजल्स उठे, डस्ट उठे। वो उन डस्ट ने मॉइस्चर को कोगुलेट किया, यानी एक एम्ब्रियो बना, जिसकी वजह से अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। बटरफ्लाई इफेक्ट का ये मतलब है कि इवन कि एक जो विंग ऑफ द बटरफ्लाई भी अगर फ्लिक करे ना, उसका भी इफेक्ट होगा वेदर के ऊपर। यानी सहारा डेजर्ट से उठने वाली रेत या जो गर्द है, जब वो जाके अमेज़न के जंगल में गिरती है, उसका भी इफ़ेक्ट हर दुनिया के वेदर पैटर्न पे होता है। या साइबेरिया से जो नीचे उठने वाली गोबी डेजर्ट, कामचटका या गोबी डेजर्ट है, या टकला मकान है, या तरीम बेसन में उठने वाली गर्द जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से आएगी, वो भी पाकिस्तान का वेदर को कंट्रोल करेगी, या दुनिया की वेदर इज़ सो chaotic, वेदर इज़ सो कम्प्लेक्स, इट इज़ अ डायनामिक इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। एक लानीना से आप कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते। हमें क्लाइमेट के उन तमाम एस्पेक्ट्स को समझना होगा एक भी प्रोजेक्शन करने के लिए जिनसे पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है, वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, किस तरीके से उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। अगर सिर्फ इसी साल की बात की जाए जो अभी रवां साल है, साल 2025, इसमें हमने दुनिया का में जो स्टार्ट देखा था वही वाइल्ड फायर से हुआ था। USA लॉस एंजलिस आप कैसे भूल सकते हैं। एंड उसके बाद हमने पहली दफ़ा कोरिया में देखा, साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ी आग लगी जो तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक मुसलसल फैलती गई, और उसके दौरान भी ये कहा गया कि ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज होगा। और ये सब कुछ जैसे ही ख़त्म हो रहा था, हम मई और जून में इंटर हो रहे थे, तो पूरा का पूरा यूरोप शदीद क्लाइमेटिक हीट वेव्स की जद में था। 16,500 के नंबर्स अभी रिसेंटली इशू की गई यूरोपीय रिपोर्ट ने बताया है कि इतने सारे लोग यूरोप में इस हीट वेव की वजह से मर गए हैं। ऑन द अदर साइड जब आप वेस्ट से गुजरते हुए सेंट्रल जोन में आते हैं और फिर एशिया में दाखिल होते हैं, तो बेफिक्र रहिए, एशिया के भी हालात कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। पूरी दुनिया अर्थक्वेक से लेकर हर वो बड़ा डिज़ास्टर फेस कर रही थी जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि आज भी जिस वक्त हम बैठे हुए ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तो जब देख रहे होंगे टाइम गुजर गया होगा। 7 रेक्टर स्केल का फिलिपाइन में एक ज़लज़ला आया है जो कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है ये अभी तक हमारी पॉडकास्ट के दौरान हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन डेफिनेटली एक इम्पैक्टफुल अर्थक्वेक है। वही रगासा एक्टिव है, एक बहुत बड़ा साइक्लोन जिसने फिलिपाइन को मुतासर किया है, जिसने हांगकांग को मुतासर किया, जिसने ताइवान को मुतासर किया, जिसने चाइना में सुपर टाइफून का नाम दिया गया है इसको। तो हमें इन सारी चीज़ों को जब आप कलेक्ट करके देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ये किस तरीके से चल रही है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमें अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से एनसो, अलीनो, लालिनो, सदर्न ऑसिलेशन हमें इम्पैक्ट कर रही है, करती है
और ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, हमें बाकी सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखने होंगे ताकि हम ये समझ सकें कि इस साल सर्दियाँ ज़्यादा होंगी या कम होंगी। लेकिन अगर जनरली फ्रैंकली स्पीकिंग कंक्लूडिंग वाली लाइन दूँ तो जब तक आप दरख्त नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने माहौल को पूरी दुनिया में बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप कार्बन क्रेडिट्स कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, नोबडी कैन चेंज द वेदर पैटर्न्स दैट हैव बीन ऑलरेडी डेवलप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्लाइमेट वाइज में हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डॉक्टर तैयब, लास्ट मैसेज। आई विल जस्ट से कि वेदर को समझना इज़ अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क। तो कोई भी इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही हो तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक फैक्टर इज़ नॉट ओनली द फैक्टर। आपने मल्टीपल जब तक डायमेंशन से किसी चीज़ को ना समझें तो कभी भी कंक्लूजन तक ना पहुँचें। सो अपना ख्याल रखिएगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अजीब व गरीब किस्म की दुनिया जहान से उठा के ख़बरें देख रहे हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन लेके लोगों को बता देते हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए उस अथेंटिक सोर्स को जिसके ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इन तमाम पैरामीटर्स के साथ रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे हाउ डज़ द क्लाइमेट चेंज वर्क्स।